Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज का हमारा लेक्चर है बेटा बॉन्ड लेंथ। अब हम इसमें देखेंगे कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ठीक है, और इस थोड़े सा इसकी हम बैकग्राउंड हिस्ट्री देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद एग्जांपल्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, बॉन्ड लेंथ क्या होता है। देखिए बॉन्ड लेंथ का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर एक मॉलिक्यूल है, उसमें दो एटम कोवैलेंटली बॉन्डेड है। इस एटम का और इस एटम का जो न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस होगा ना बेटा बॉन्डेड एटम के, उसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो इसको हमने डिफाइन भी यहाँ पे किया हुआ है। इससे पहले अगर हम डायग्रामेटिकली देखें, फॉर एग्जांपल बेटा ये एक मॉलिक्यूल में ये एक एटम है बेटा, फॉर एग्जांपल दिस इज एन एटम, ठीक है, और ये दूसरा एटम है, ठीक है, और इन एटम दोनों एटम्स का न्यूक्लियाई फॉर एग्जांपल ये है, दीज आर द न्यूक्लियाई, ठीक है बेटा। तो ये जो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान जो बॉन्डेड एटम्स है उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ना बेटा, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। दिस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, डिफाइन करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। अच्छा इसको ना बेटा हम, इट इज आल्सो नोन एज कंप्रोमाइज डिस्टेंस। अच्छा इसको हम कंप्रोमाइज डिस्टेंस भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है बेटा, कंप्रोमाइज डिस्टेंस का क्या मतलब है, when forces of attraction between two nuclei is dominant, the forces of repulsion between them। अच्छा इसमें होता है कुछ इस तरह से है बेटा, मैं थोड़ा सा आपको ना इसको ग्राफिकली समझाता हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल ये हमारा ना बेटा, लेट्स सपोज एक्स एक्सिस के ऊपर हमने बॉन्ड लेंथ रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ हम रखेंगे बेटा, और वाई एक्सिस के ऊपर हम रखेंगे फॉर एग्जांपल एनर्जी प्रोफाइल। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो एटम्स है बेटा, एक एटम है ए और चले दूसरा एटम भी है ए, ठीक है। ये दोनों एटम आइसोलेटेड है, एक दूसरे से दूर दूर है, तो इनकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, इनकी एनर्जी भी क्या है, ज्यादा है। अब क्या करेगा बेटा, ये एटम इसके करीब आना शुरू करेगा और ये इसके करीब आना शुरू करेगा, ठीक है। सपोज करते हैं कि अब ये दोनों यहां पे पहुंचा, फॉर एग्जांपल ये ए एटम हो गया, ये दूसरा ए एटम हो गया, ठीक है। अब ये दोनों ए एटम काफी एक दूसरे के करीब आ चुका है, ठीक है। जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो क्या होगा बेटा, इसके दरमियान दो फोर्सेस ऑपरेट होंगे, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। दो फोर्सेस यहां पे ऑपरेट होंगे। याद रखिएगा बेटा, अगर किसी भी दो एटम्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ रिपल्शन के ऊपर डोमिनेंट हो जाए तो वो बॉन्ड बनाएगा, अगर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डोमिनेंट हो जाए तो बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब ये दोनों एक कंप्रोमाइज डिस्टेंस पे आ जाएगा, जहां पे ये दोनों ए एटम्स इनके दरमियान एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा और उस डिस्टेंस के ऊपर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है फोर्सेस ऑफ रिपल्शन के ऊपर डोमिनेंट हो जाए, ठीक है, तो बॉन्ड बनेगा। इस सिचुएशन पे जो डिस्टेंस होगा ना दो एटम्स के दरमियान, उसी को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक हो गया। तो यहां पे यही चीज मैंने बताया बेटा कि जो बॉन्ड लेंथ है उनको हम कंप्रोमाइज डिस्टेंस भी कहते हैं, क्योंकि जब दो एटम एक दूसरे के करीब आएगा और करीब आने के बाद जब उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन के ऊपर डोमिनेंट हो जाए तो वो आपस में बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बनाने के बाद जो न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस होगा उसी को बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। इसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे बैकग्राउंड हिस्ट्री है बेटा। दो बड़ा फेमस यहाँ पे साइंटिस्ट है, एक है बेटा विलियम हेनरी ब्रेग्स और दूसरा है विलियम लॉरेंस ब्रेग। अच्छा ये दोनों बाप बेटे थे। विलियम हेनरी ब्रेग वाज द फादर एंड विलियम लॉरेंस ब्रेग वाज द सन। ये दोनों बाप बेटे थे,
दोनों ने मिलके बेसिकली एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के ऊपर बड़ा काम किया है। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से ही उन्होंने बॉन्ड लेंथ को क्या किया था, फाइंड किया था। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, मेजर द बॉन्ड लेंथ इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड बाय एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। पहली दफा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से ना बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको फाइंड किया था। यहां से बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आया, हर सब्सटेंस के अंदर जो एटम्स होता है उनके दरमियान एक डिस्टेंस होता है, उसी को बॉन्ड लेंथ कहा। यहाँ पे क्योंकि हमारा कंसर्न मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के अंदर जो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो ये आपने हिस्ट्री याद रखनी है। इसके बाद बेटा नॉर्मली हम यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं, एक तो एंगस्ट्रॉम इस्तेमाल करते हैं, दूसरा पिकोमीटर इस्तेमाल करते हैं बेटा। 1 एंगस्ट्रॉम वुड बी इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर एंड 1 पिकोमीटर वुड बी इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। मतलब ये अगर आपने एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻10 के बराबर होगा, और पिकोमीटर को अगर आपने मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻12 मीटर होगा। ठीक है, अच्छा जी, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने कोट किया है जो आपकी बुक से लिया है बेटा। देखिए फॉर एग्जांपल अगर H2 मॉलिक्यूल है, HH, तो इसके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होगा वो 79 पिकोमीटर होगा। HC के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होगा बेटा वो 110 होगा, 110 पिकोमीटर होगा। H और N के दरमियान हो तो 100 पिकोमीटर होगा। H और O के दरमियान हो तो 97 पिकोमीटर होगा। कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड लेंथ देखें तो 154 पिकोमीटर होता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको बेशक आप नोट करके लिखे, ये भी नोट करके लिखे। ठीक है, यहाँ पे ना बेटा मैंने एक बात आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे की है, वो ये है कि द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड अनलाइक एटम्स। अगर हमारा हेट्रोन्यूक्लियर एटम है, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, सॉरी, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उस केस में क्या होगा बेटा, जो बॉन्ड लेंथ होगा ना ये किसके बराबर होगा, आर इक्वल टू द सम ऑफ देयर कोवेलेंट रेडाई। मतलब इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, फॉर एग्जांपल अगर हम एज्यूम करते हैं कि हमारा एक मॉलिक्यूल है HC, चले मैंने एक मॉलिक्यूल के अंदर से HC के दरमियान बॉन्ड लेंथ निकालनी है, दिस इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ HC। तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा बेटा कोवेलेंट रेडाई ऑफ, कोवेलेंट रेडाई ऑफ क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन प्लस कोवेलेंट रेडाई ऑफ कार्बन। अच्छा, ये कोवेलेंट रेडाई खुद क्या होता है, ये बॉन्ड लेंथ का हाफ होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने जो बॉन्ड लेंथ लिखा हुआ है बेटा, इसका अगर हम इक्वल टू हाफ करें तो जो हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट रेडाई कहते हैं। अगर आप इसकी कैलकुलेट करना चाहे तो हमें एक चीज का पता है बेटा कि देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का कितना है बेटा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का 79 है, 79 पिकोमीटर। ठीक हो गया। और कार्बन टू कार्बन क्या है बेटा, कार्बन टू कार्बन क्या है, ये 154 पिकोमीटर है। ठीक है, अब आप इन दोनों का हाफ करें। ठीक है, यहां से आप इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, 79 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो जो आंसर आएगा बेटा, ठीक है, वो और 154 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, जो आंसर आएगा, इन दोनों को सम करेंगे ना बेटा तो क्या आ जाएगा, द बॉन्ड लेंथ ऑफ HC आ जाएगा। तो ये तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद एक और नोट पे यहाँ पे हमने नोट की शक्ल में पॉइंट लिखा है कि बेटा देखिए प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि बॉन्ड लेंथ जो है ना बेटा वो बॉन्ड एनर्जी के ऊपर इफेक्ट करती है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है बेटा कि बॉन्ड एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड लेंथ के। जितना बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, ठीक है, जितना बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा बेटा बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पे मैंने जो पॉइंट लिखे सो जरा मैं रीड आउट करता हूं बेटा, बॉन्ड लेंथ अफेक्ट द बॉन्ड एनर्जी। कैसे करेगा, फॉर एग्जांपल बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH इज 436 किलो जूल पर मोल। अगर हम H2 मॉलिक्यूल का देखें तो 436 किलो जूल पर मोल है, एंड that of HBr is 336 किलोजूल पर मोल। अगर इसी का HBr अगर आप लेते हैं तो HBr में 336 होता है। इट इज ड्यू टू शॉर्टर बॉन्ड लेंथ ऑफ HH देन HBr। अब HH स्मॉल एटम है, देखिए हाइड्रोजन स्मॉल एटम है, तो दो स्मॉल एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होगा वो स्मॉल होगा, जबकि ब्रोमीन लार्ज एटम है तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो बॉन्ड एनर्जी भी कम हो जाती है।
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये बेसिकली, एक जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में भी पूछी जाती है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 मॉलिक्यूल इज स्मॉलर देन Cl2 मॉलिक्यूल। F2 मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है ना बेटा, बॉन्ड एनर्जी होती है, वो Cl2 मॉलिक्यूल से स्मॉल होती है। यहाँ पे वैल्यूज भी लिखी हुई है, F की यहाँ पे 158 किलो जूल पर मोल लिखा हुआ है बेटा, और Cl की लिखा हुआ है 242 किलो जूल पर मोल। ठीक है, हालांकि बॉन्ड लेंथ देखें तो F की यहाँ पे कितना 149 और CCl की कितना 199। तो CCl का बॉन्ड एनर्जी जो है वो FF से क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसकी रीजन यहाँ पे भी डिस्कस किया हुआ बेटा कि दिस पेक्यूलियर बिहेवियर इज ड्यू टू smaller size of fluorine atom that their lone pair repel each other, hence less amount of energy is required to break the bond between F2 molecule। अगर आप ना बेटा फ्लोरीन मॉलिक्यूल को बनाए तो आपको पता है कि फ्लोरीन F और F होता है। ठीक है, ये देखिए जरा F। अब इसमें क्या होगा बेटा कि ये जो फ्लोरीन है, फॉर एग्जांपल ये फ्लोरीन, ठीक है, और इसके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, ये देखिए 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दूसरे फ्लोरीन के पास भी वैलेंस शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब होता क्या है, जब इनका साइज स्मॉल होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थिक हो जाती है, क्योंकि वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत ज्यादा थिक हो जाएगी, साइज स्मॉल होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जब रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ती है, इसलिए फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन से कम होती है। और अगर आप वैसे अगर ऑर्डर भी लिखना चाहे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हेलोजन अगर आप लिखना चाहे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हेलोजन अगर आप लिखना चाहे x2, तो बेटा इसमें मैं ग्राफ बना लेता हूं ताकि आपको फिर ये समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ना बेटा ये आपके पास एक ग्राफ है, ये चले ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें अगर हम यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी लिखें और यहाँ पे फॉर एग्जांपल पहले लिखो F और F, फिर हम लिखते हैं Cl Br और I, ठीक है। अगर आप लिखे तो बेटा सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरीन की फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे है ना ये, ठीक है, ये इसकी फॉर एग्जांपल बॉन्ड एनर्जी है, तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, क्लोरीन की सबसे ज्यादा क्या होगी बेटा, बॉन्ड एनर्जी होंगे। और मजे की बात यह है कि ब्रोमीन की भी फ्लोरीन से ज्यादा होती है, यहाँ तकरीबन यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे। और आयोडीन की जो है ना बेटा बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन से थोड़ी सी कम होती है, ज्यादा कम नहीं होता बेटा, थोड़ी सी कम होती है, यहाँ पे तकरीबन आ जाएगा यहाँ पे। तो जो हमारे पास कर्व आएगी ना बेटा वो कुछ इस तरह से आएगा, ये अगर हम कर्व बनाए इसका तो ये थोड़ा सा इस तरह से ट्रेंड आता है, ये देखिए जरा, ये फिर इस तरह से, फिर इस तरह से ट्रेंड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना बेटा अगर हम ऑर्डर लिखे तो सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा, सबसे ज्यादा Cl और Cl की होगी, देन Br की होती है, देन F की होती है, और फाइनली I की होती है। तो ये ऑर्डर आएगा बेटा इस तरह से, सबसे ज्यादा इसकी, देन दिस वन एंड देन I। यहाँ पे ना बेटा ज्यादा फर्क नहीं है, फ्लोरीन की 158 है तो ये तकरीबन हमारा आयोडीन की 151 152 जो है तकरीबन किलो जूल पर मोल होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बहरहाल ये आपने ट्रेंड याद रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट करके लिखता हूँ बेटा इस पॉइंट को भी, ठीक है। ये जो बॉन्ड लेंथ है ना बेटा, ये बेसिकली रिएक्टिविटी को भी डिटरमिन करती है, या सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की अगर रिएक्टिविटी देखनी है तो वो भी क्या होती है बेटा, यहाँ पे डिटरमिन होती है। याद रखिएगा कि जो रिएक्टिविटी है ना बेटा, रिएक्टिविटी क्या होगा बेटा, यहाँ पे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, बॉन्ड एनर्जी। देखिए बॉन्ड एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन होती है, जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी ना बेटा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और रिएक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। और अगर बॉन्ड एनर्जी कम हो जाए, और बॉन्ड एनर्जी जब कम हो जाएगी तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्यों रिएक्टिव है बेटा, क्योंकि फ्लोरीन की यहाँ पे इन दिस केस F जो है हमारा क्या है बेटा, वो फ्लोरीन की जो है रिएक्टिविटी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि F2 जो है इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है बेटा, बॉन्ड एनर्जी कम होती है, लो होती है। ये पॉइंट आपने याद रखनी है, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। जी बेटा, आई होप सो तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे।
लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ ना आई हो बेटा, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।